अंजलि, आपका मीडियम क्या है? सर मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन मैं हिंदी में भी कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ। और आपका इंटरव्यू मीडियम क्या है वैसे? इंग्लिश है। ओके। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी परसेंटेज तो काफ़ी अच्छा था 10th में। जी सर। 90%। तो 90% वाले लोगों के पास तो आजकल बहुत अच्छे ऑप्शन है। इनफैक्ट यू आर एन MBA ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज IIT लखनऊ। तो फिर वाई आर यू ऑप्टिंग फॉर दिस एवरेज सैलरी प्रोफेशन? सर बहुत सारे एवेन्यूज अभी जॉब के लिए हैं हमारे पास कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, खासकर जो कि प्रोफेशनल स्टडीज से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम एक बात देखें, जो डाइवर्स प्लेटफॉर्म और जो डाइवर्स एवेन्यू सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो और कोई फेल नहीं कर सकता। अगर मुझे सर्व करना है, मैं NGO में जा सकती हूँ। अगर मुझे अच्छी सैलरी चाहिए तो मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकती हूँ। लेकिन जो वर्क सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिविल सर्विसेज में मिलेगा, वो और किसी सर्विस में नहीं मिल पाएगा। जैसे किस टाइप का वर्क सेटिस्फैक्शन? सर सिविल सर्विस वो सर्विस है जिसमें आपका एक छोटा सा स्टेप बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। ये और किसी ऑर्गेनाइजेशन या और किसी सेक्टर में बहुत मुश्किल होता है। आपकी करी हुई एक छोटी सी हेल्प शायद बहुत लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। अगर आप मुझे परमिट करें तो एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। लेट अस सपोज कोई वुमेन कॉलेज है या स्कूल है जिसके बाहर हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ बॉयज़ लीव के टाइम पे चले जाते हैं और थोड़ा इसकी वजह से वहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऐसे किसी पोस्ट पर हैं, आपने वहाँ पे 2 अपने स्टाफ को भेज दिया, तो उसकी वजह से उनको कितनी सहूलियत होगी ये आप उनसे पूछ सकते हैं। उनका आना जाना, उनका पढ़ना उन्हें सेफ करेगा। ये पॉजिटिव चेंज और किसी भी सर्विस के थ्रू जल्दी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो GS में कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो? सर ऐसे तो मुझे सारे ही सब्जेक्ट पसंद हैं, पर कोई अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहें तो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को ही कहूँगी, जिसमें जो मुझे पढ़ना मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा, जो ज्योग्राफी में टेम्परेट साइक्लोन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सर टेम्परेट साइक्लोन का डायरेक्शन होता है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो क्लॉकवाइज और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न क्लॉकवाइज। हाँ, और वैसे ईस्ट टू वेस्ट, आई वाज आस्किंग ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रहेगा वेस्ट टू ईस्ट। सदर्न में? सर सदर्न में ये पलट जाता है, ये हो जाता है ईस्ट टू वेस्ट। रीजन क्या है, पहले रीजन बताइए तब मैं देखूंगा कि क्या लॉजिक है आपका। सर इसका रीजन जो भी साइक्लोन फॉर्मेशन होते हैं और जो उनकी डायरेक्शन होती है उसकी एक वजह तो बोरियलिस फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो ऐसा फॉर्म एज्यूम करते हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, जो कि मुझे लगता है। चलिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है? सर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हम इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन में देखते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट तो होते हैं, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट PM प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनके पास एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखें तो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्या दोनों का रिलेशन में क्या डिफरेंस है दोनों में? सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दोनों में हम देखेंगे वाटर टाइट सेपरेशन है। US का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे लेजिस्लेचर इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ना तो उसका मेंबर होता है, ना ही उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेता है, ना ही वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इट। जिस दिन वो वहाँ से मेजॉरिटी खो देता है उस दिन उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज मोर स्टेबल? सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को मोर स्टेबल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू गिराया नहीं जा सकता। इसमें हम देखेंगे स्टेबिलिटी तो है लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम है। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम देखें ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है। गवर्नमेंट इज एवरी डे ऑन इट्स टोज। अगर एक भी कुछ गड़बड़ हुई और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, हैव यू हर्ड
something like vote on account. Yes, a vote on account is a part of budgetary system. वोट ऑन अकाउंट सर लिया जाता है जब बजट पास होना होता है, लेकिन बजट का एक छोटा सा पार्ट हम पहले अलॉट करा देते हैं ताकि जब तक बजट पास ना हो जाए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए उसको यूज कर सके। चलो ठीक है, वेरी गुड। अंजलि, आपके सब्जेक्ट्स क्या बताए आपने? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जीएस में आपने बताया कि जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो आपका इतिहास विषय है, तो इतिहास में कौन सा पोर्शन अच्छा लगता है आपको? मैम वैसे तो तीनों के ही अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मुझे एंशिएंट हिस्ट्री पसंद है। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा एज? कोई पर्टिकुलर एज नहीं मैम। अच्छा, मौर्य काल के बारे में कहा जाता है कि उस समय जो दंड व्यवस्था थी बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। कौन सी व्यवस्था? मौर्य दंड व्यवस्था में, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो सही था या गलत? मैम अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री देखें, इंडिया का एंशिएंट पास्ट देखें, तो उसमें हम पाएंगे जो भी बड़े एम्पायर्स हुए उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। जो भी एम्परर होता था, जो किंग होता था, वाज द फाउंडेन हेड ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए, और जैसा कि चाणक्य ने भी बोला है, किंग शुड बी द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी, इसलिए वहाँ पे दंड सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए जो कि पैन इंडिया बेसिस पे एक्सपेंड करता था, ये जरूरी नहीं, छोटे छोटे अपराधों के लिए भी बहुत कड़े कड़े दंड दिए गए थे। मैम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मुझे लगता है पुराने टाइम में डेटरेंस जनरेट करने के लिए कि लोगों के मन में भय रहे, ये जरूरी था। लेकिन जैसे जैसे पॉलिटी बदली, जैसे जैसे कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज बदली, इसमें चेंज आया। गुप्ता पीरियड को स्वर्ण पीरियड कहा जाता है, गुप्त काल कहा जाता है, इसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? मैम जो गुप्त पीरियड है उसे इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि इस एज में ना सिर्फ साइंसेज में, आर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, पॉलिटी में बहुत सारे हमें प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेम्पल बिल्डिंग की स्टार्टिंग का, तो वो वहीं से हुआ। गुप्ता टाइम पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए, जिसमें बहुत अच्छा डिपिक्शन है। एक कॉइन में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे समुद्रगुप्त कॉइन में वीणा प्ले करते हुए दिखाए गए। तो इसलिए शायद इन सब वजहों की वजह से गुप्त काल को इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज कहते हैं। सिक्कों से हमें इतिहास जानने के बारे में कुछ, जैसे आपने अभी कहा समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, तो कैसे वो प्रकाश डालते हैं इतिहास जानने के लिए? मैम अलग अलग टाइम पे अलग अलग एम्परर्स ने, अलग अलग डायनेस्टीज ने कॉइन्स इशू किए, जो कि कंटेम्प्रेरी टाइम में हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बहुत अच्छा वे है हमारा हिस्ट्री को डिपेक्ट के बारे में जानने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें मॉडर्न काल की, मॉडर्न एज, जब भी पंच मार्क कॉइन्स की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे एक बेसिक कॉइन होता था जिसपे कोई मार्क, जैसे क्रिसेंट या मून, उसको पंच कर दिया जाता था। धीरे धीरे इंडो ग्रीक्स आए, उन्होंने शुरू हुए गोल्ड कॉइन्स। तब हम देखेंगे ना सिर्फ उस पर एम्परर की इमेज होती थी, बल्कि उसके एरा के बारे में भी लिखा होता था, उनका नाम भी लिखा होता था, जो कि एक वैल्यूबल सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। उसके बाद आए फिर हम गुप्त काल में, जहाँ पे इस न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स ने भी प्रोग्रेस करी। किंग को दिखाया गया एक तरफ कि वो वॉर में भी इन्वॉल्व है, और दूसरी तरफ दिखाया गया कि वो आर्ट्स एंड लिटरेचर की तरफ भी है। कुछ कॉइन्स पे जैसे हम लक्ष्मी जी को देखते हैं गुप्ता कॉइन्स में, तो वो उस टाइम के रिलीजन पर भी फोकस करता है। ये न्यूमिस्मेटिक साइंस है हिस्ट्री के बारे में जानकारी है। वर्तमान भारत में शिक्षा व्यवस्था पे कुछ बताएंगे? मैम भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में सिर्फ 17% लिटरेसी थी। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली। आज के टाइम लिटरेसी रेट 74% है, और जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया गया। प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्कूल्स आगे आए, और करिकुलम को टाइम टू टाइम इन्हेंस किया गया। तो इसकी वजह से आज हम देखते हैं लिटरेसी काफ़ी बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में ये पैरामीटर और सुधरेगा। बस ज़रूरत है कुछ क्वालिटी और लाने की। ओके सर। आपने कहा ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? सर लैटिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि अर्थ पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी जाती हैं,
और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो अर्थ की इक्वेटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं। सर ये टाइम जोन जानने में हेल्प करते हैं और किसी जगह की लोकेशन जानने में भी मदद करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट के नाम के बाद उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी लिखा होता है। जीरो रोड क्या होता है? सर जीरो रोड। जीरो रोड सर ये यूपी में एक जगह के बारे में है, जहाँ तक मैं श्योर नहीं हूँ पर मैं जितना जानती हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सर मिर्ज़ापुर में जगह है जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, मिर्जापुर में इलाहाबाद में? इलाहाबाद के पास सर एक वहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है, उसको जीरो रोड कहते हैं। वहाँ से टाइम जोन स्टार्ट होता है जहाँ से हम इंडियन टाइम को कैलकुलेट करते हैं। वॉल्केनो क्या होता है? सर वॉल्केनो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसके नीचे मैग्मा हो। ये मैग्मा जब ऊपर आ जाता है लावा के फॉर्म में तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसे वॉल्केनो कहते हैं। ये एक तरह से स्ट्रक्चर को वॉल्केनो जो फॉर्म करता है उसको वॉल्केनो कहते हैं या फिर कुछ और? सर उस स्ट्रक्चर को वॉल्केनो कहेंगे जो हिल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और जहाँ से मैग्मा बाहर आता है। आप ये बताइए, रिवर क्या है? रिवर सर एक वाटर बॉडी है जो कि फ्लो करती है और जाके ओशन में मिल जाती है। वाई रिवर इज फ्लोइंग? सर रिवर फ्लो करती है क्योंकि उसमें कोई वाटर सोर्स होता है जो उसको रेगुलर वाटर देता है और अर्थ के स्लोप की वजह से वो फ्लो करते हुए जाके ओशन से मिलती है। और कोई रीजन है? सर जो सरफेस है उसकी टोपोग्राफी भी इसका रीजन हो सकता है। वो तो आपने स्लोप कह ही दिया, टोपोग्राफी। सिंस इसमें कंटीन्यूअस वाटर सोर्स होता है, वाटर की सप्लाई रेगुलर होती है इसलिए ये फ्लो करती है, अदरवाइज ये पॉन्ड बन जाती, पॉन्ड या लेक बन जाती। आप रायबरेली से? सर मेरे फादर रायबरेली। अच्छा, आप लखनऊ में रहें? ठीक है, आप कोई बताइए लखनऊ की क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस क्या हैं? सर लखनऊ की पहली चुनौती जो मैं देखती हूँ जब से मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ वो है यहाँ पे होता बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहले जहाँ मेरा घर है उससे 4 कदम की दूरी पे चौराहा पड़ता है, वहाँ पे पहले काफ़ी पीसफुल था। लेकिन अब जब मैं शाम को अपने घर से वॉक के लिए जाती हूँ तो मैं डेली देखती हूँ कि वहाँ पर जैम लगा है, बहुत सारा हॉर्न सुनाई दे रहा है। ये जो अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट अर्बनाइजेशन हो रहा है लखनऊ का, इसको चेक करने की ज़रूरत है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी टेम्परेट साइक्लोन पे बात की, तो आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर आर ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्दर्न में तो आपने कहा वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन सदर्न में आपने ईस्ट टू वेस्ट कहा, क्या ये सही कहा आपने? सर जस्ट सिंस ये मुझे पढ़े हुए थोड़ा समय हो गया है, तो जो मुझे रिकॉल आ रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलता है ईस्ट टू वेस्ट और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। मे बी आई एम कंफ्यूजिंग इन दैट, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अंजलि जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने कहा 6% खर्च करेगी एजुकेशन पे, ऐसा है? जी सर। सरकार कहाँ से लाएगी 6%, कहाँ से कट करेगी? सर अभी जो हम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देखते हैं तो एजुकेशन में क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी लाने की भी बहुत ज़रूरत है, और इसके लिए जैसे गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स ने भी बोला है कि उन्हें शिक्षा पर अपने खर्च को बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस वक्त फोकस तो कर रही है और इसके लिए वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी सर। एकदम से हम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो 6% चला जाएगा, बाकी वो प्राइवेट सोर्सेज से और पब्लिक फंड से दोनों से। आप मेरी बात नहीं समझी, टोटल एक्सपेंडिचर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हर सेक्टर में कुछ एक्सपेंडिचर परसेंटेज में डिवाइडेड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन में परसेंटेज बढ़ रही है तो किसी न किसी सेक्टर में सरकार का खर्च परसेंटेज में कम करना होगा। डिफेंस में कम कर सकती है, ढेर सारे जो भी क्षेत्र हैं, तो वो किस सेक्टर में कम करेगी सरकार? सर अगर मैं इस रेफरेंस से देखूं तो जैसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि हेल्थ हो गया, इनसे तो सरकार अपने खर्च को नहीं घटा सकती। लेकिन ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे सब्सिडी हो गया, जिसमें गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव चेंज लाने की कोशिश कर रही है, उन सेक्टर से वो फंड्स को डाइवर्ट कर सकती है एजुकेशन की तरफ। सब्सिडी हो गया, और कोई बताओ आप?
सर सब्सिडी हो गया, या जैसे गवर्नमेंट कई सारे डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को स्ट्रीमलाइन कर रही है, तो इसके थ्रू वो अपने एक्सपेंडिचर को मिनिस्ट्री कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सर मिनिस्ट्री यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। यूनियन प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट? सर होता ही प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से है। तो करता प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही कर लेगा? सर मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन कैबिनेट के डिसाइड करने के बाद प्रेसिडेंट इसका अप्रूवल फाइनली अप्रूव करते होंगे। आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हैं? जी सर, मेरा 10th होता है। ठीक है, वो भी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट फंडेड हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हैं वो भी गवर्नमेंट फंडेड हैं, वो भी सरकारी स्कूल हैं। इतना डिफरेंस क्यों है? सर इसकी डिफरेंस की कई वजहें हैं। पहले तो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इसमें जो फैकल्टीज़ और जो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं वो काफ़ी डाइवर्स जगहों से, डाइवर्स जॉग्रफीज से ड्रॉ किए जाते हैं। कोई भी इकोसिस्टम, चाहे वो एजुकेशनल हो चाहे बायोलॉजिकल हो, अगर उसमें डाइवर्सिटी होती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा मैं देखती हूँ कि जो फैकल्टीज़ हैं काफ़ी अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी डेडिकेटेडली पढ़ाती हैं। तो राज्य सरकार में जो फैकल्टीज हैं वो उतनी क्वालिफाइड नहीं है अभी? सर राज्य सरकार भी अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, अच्छी फैकल्टीज ड्रॉ कर रही है, पर जो मुझे थोड़ा सा सुधार की जरूरत लगती है कि उन्हें और से और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, फैकल्टीज को मिक्स करना, उनके रेगुलर ट्रांसफर। अदर स्टेट से फैकल्टी और बच्चों को बुलाएं यहाँ पढ़ाने के लिए? सर ऐसा किया जा सकता है, अपने स्टेट के फैकल्टीज और बच्चों को भी वहाँ भेजा जा सकता है। जब इस तरह से स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन देखने को मिलेगा तो हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ? सर और कोई बेसिक दिक्कत है? एक बेसिक दिक्कत जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फंड्स की हो सकती है। सेंट्रल स्कूल्स ज़्यादा बेटर फंडेड हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? जैसे अभी आपने कहा दोनों राज्यों में आपस में सहयोग होना चाहिए, ऐसे कुछ बताओ एक दो लाइन। सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसमें स्टेट्स और जो सेंटर है दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन है और उनकी पावर्स लिखी हैं, लेकिन यही दोनों जब एक कॉम्पिटिटिव वे में ना होकर कोऑपरेटिव वे में फंक्शन करते हैं उसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। यूनियन एंड स्टेट्स? यूनियन एंड स्टेट्स सर, ये विद इन अमंग द स्टेट्स भी हो सकता है कि दो स्टेट्स कोऑपरेट करें, यूनियन एंड स्टेट कोऑपरेट करें, स्टेट और लोकल बॉडीज कोऑपरेट करें। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म सर होता है जब स्टेट और जो सेंटर है उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि कॉम्पिटिटिव। मोदी साहब तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। सर जितना कि मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में जानती हूँ और जो मैंने उनको सुना है, मुझे लगता है कि जितना वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यानी स्टेट्स के बीच में कंपटीशन ताकि बेटर आउटकम्स आए पे फोकस करते हैं, उतना ही वो फोकस करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। स्टेट और सेंटर के बीच में बेटर रिलेशंस, स्टेट्स के बीच बेटर कोऑपरेशन, तो इससे बहुत सारे विवाद हल हो सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर जाने पे ठंड क्यों लगती है? सर पहाड़ों पे ऊपर जाने पे ठंड इसलिए लगती है क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे जो सोलर इंसुलेशन होता है उसकी इंटेंसिटी घटती जाती है। क्यों? हम तो सूरज के पास जा रहे हैं। सर ऐसा लगता है, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि हम सूरज के नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं हिल पर तो वहाँ पे सरफेस एरिया कम होता जाता है। क्यों? वहाँ भी है, यहाँ जमीन है, वहाँ पहाड़ है, सरफेस एरिया तो वहाँ भी होगा, वैक्यूम थोड़ी होगा। सर सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया पे ज़्यादा इंसुलेशन होता है, लेकिन जब एक इंक्लाइन सरफेस एरिया होता है तो उस पर जो सन रेज होती हैं वो इंक्लाइन हो जाती हैं, जिनकी वजह से इंसुलेशन कम हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन कम हो जाती है। इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन कम हो जाती है। और कुछ रीजन? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट उस फिनोमिना को कहते हैं, अर्थ का सरफेस है जिसपे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एक ब्लैंकेट है। जब सोलर इंसुलेशन सन रेज आती हैं तो ये ट्रांसपेरेंट होता है उसके लिए, लेकिन जब यही सोलर इंसुलेशन रात में अर्थ रिलीज करती है तो ये उनके लिए ओपेक होता है, जिसकी वजह से एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर अर्थ पे बना रहता है, जो कि यहाँ की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ये एक पॉजिटिव फिनोमिना है, लेकिन जैसे कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जब हम देखते हैं तो ग्रीन हाउस का फिनोमिना थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की
कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो अर्थ का वार्म अप होना है वो ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे ओशंस ठीक है वो क्लियर है आपको। कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? आप तो गृहिणी हैं, घर में खाना बनाती हैं, कुकर यूज किया है आपने कभी? सर मुझे लगता है कि खाना बनाना हम सबको आना चाहिए, क्योंकि वो हमें एम्पावर करता है। मैं कहीं भी रहूंगी, मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैं उससे अपने मन का खाना बना सकती हूँ। कुकर में जल्दी क्यों बन जाता है? सर कुकर में जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, तो खाना ज़्यादा टेम्परेचर पे पकता है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है आपने? सर बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर हो जाते हैं। बहुत अच्छा। तो पहले आप मैनेजर थी, आपने IHM से किया है ना, फिर MBA भी किया हुआ है, अब आप प्रशासन में आ रही हो, तो क्या डिफरेंस है एक मैनेजर में और एडमिनिस्ट्रेटर में? सर मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसका एप्लीकेशन हर जगह है। टाइम मैनेजमेंट, वर्क फ्लो, लोगों को मोटिवेट करना, इसकी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर बेसिक डिफरेंस उनका ओरिएंटेशन है। जब मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ, मेरा बेसिक मोटिव होता है टास्क कंप्लीट करना, कंपनी जो भी मेरी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करना। लेकिन जब मैं किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ तो मेरा मेन मोटिव होता है कि मुझे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है, मुझे वेलफेयर की तरफ काम करना है, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूँ। इसमें फ़र्क ओरिएंटेशन का है। बाकी जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो दोनों जगह एप्लीकेबल हैं। तो आजकल कहा जा रहा है मीडिया बहुत पॉलिटिसाइज्ड हो गई है, मीडिया का राजनीतिकरण हो गया है, क्या ऐसा आपको लगता है हो गया है? और अगर हो गया है तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए गलत चीज़ है? पहले आप बताइए क्या वास्तव में हो गया है मीडिया का पॉलिटिसाइजेशन? सर मैं इस बात को नहीं मानूंगी। अगर हम देखें तो मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। ये फ्री मीडिया ही है जो सिटीजन्स को इन्फॉर्म और गवर्नमेंट को उसकी टोस्ट पर रखती है। हालांकि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले जिसमें कुछ मीडिया हाउसेज ने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओपिनियन की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड दिखी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कंट्री की सिचुएशन देखूं तो मुझे ये लगता है कि मीडिया यहाँ पे फिर भी इंडिपेंडेंट और फ्री है। और अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो मुझे लगता है इंडियन मीडिया बहुत अच्छा कर रही है और काफ़ी हद तक फ्री है। तो जब आप SDM बनेंगी तो आपको पावर्स कहाँ से मिलेंगी? सर एक SDM पावर डिराइव करता है IPC से, और जो कुछ कन्वेंशंस हैं। IPC यूनियन लॉ है या स्टेट लॉ है? सर मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है, पर जितना मुझे अंदाजा है मैं वो बता सकती हूँ। IPC मुझे लगता है कि यूनियन लॉ है, लेकिन कुछ जगहों पे स्टेट्स को फ्री हैंड दिया गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफिकेशंस ला। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन सब्जेक्ट है? सर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो फिर पार्लियामेंट ने कैसे लेजिस्लेट कर दिया लॉ एंड ऑर्डर पे? सर मैं श्योर नहीं बता पाऊंगी इस बारे में। ठीक है। आपने अभी कहा कि लखनऊ की जो सबसे बड़ी चुनौती है अर्बनाइजेशन, जी सर। गोल्डन टेम्पल क्या है लखनऊ का? सर मैंने सुना नहीं। हीट आइलैंड सुना? हीट आइलैंड? हाँ, जी सर। क्या है? हीट आइलैंड सर मोस्टली टर्म यूज होता है अर्बन सेंटर्स के लिए, जहाँ पे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर डेली लाइफ में हो रहे इक्विपमेंट्स की यूज की वजह से उसका टेम्परेचर आसपास की जगहों से जो सब अर्बन एरियाज हैं उनसे ज़्यादा होता है। लखनऊ में कहाँ पर है ये? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा ऑफिसेज हैं, हजरतगंज एंड अराउंड, वहाँ पर ये हो सकता। जैसे अभी कल ही कुछ अवार्ड की घोषणा करी गई थी, जैसे पद्म विभूषण, तो आप बता सकते हैं किस फॉरेन नेशन के सिटीजन को पद्म विभूषण मिला है? सर ये मिला, राष्ट्राध्यक्ष को मिला है। ये मिला है जापान के ex-PM श्री शिंजो अबे जी। क्यों दिया गया? सर कोई रीजन है इसके पीछे? कोई विदेश नीति से संबंधित कोई बड़ा कारण? सर इसके पीछे मैं दो रीजन देखती हूँ। एक तो उनका जापान से रिलेटेड भी रीजन है, जिस तरह से एबिनॉमिक्स का यूज करके जापान को इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पथ पे ले गए। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ जिस तरह से उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी का यूज करके इंडिया के साथ
जापान के जो रिलेशन हैं उनको एक्सटेंड किया और काफ़ी समय से जापान हमारा काफ़ी अच्छा साथी रहा है। इंडिया में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को जापान ने फंड किया है काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट्स पे, जिसमें से एक नाम मैं लेना चाहूँगी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का, जो कि जापान की हेल्प से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। किसी आर्कियोलॉजिस्ट को भी मिला है, बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को पद्म विभूषण? सर मैं नहीं बता पाऊँगी, अगर आप मुझे एक बार नाम बताएं तो मैं भी शायद मुझे पता हो। बीबी लाल का नाम सुना आपने? जी सर मैंने नाम सुना है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे इस पर और रीड करने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू बेटा।